अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस में स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बातें करेंगे और समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें इंट्रो करेंगे इसका लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को के बारे में, कंपनीज, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से इंशाल्लाह समझेंगे। तो हाय हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर सारोख एंड यू कैन कनेक्ट विद मी हियर एंड सो लेट्स स्टार्ट. So, what is organization? So, impossible to organization, impossible to live in civilized society without close contact with many large organizations like schools, universities, public utilities, government and local government bodies. इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, सही। तो यहाँ कुछ ऐसे इदारे होंगे जो जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज या गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के नाम से जाने मतलब लोग उसको जानते हैं, सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्पेसिफिक कानून को फॉलो करते हैं, एक खास किस्म के गोल की तरफ जा रहे हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं, सही, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। एंड लीगल फॉर्म ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन, लॉ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन, हर घर, हर बिल्डिंग को आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दे सकते। अगर होता तो हर घर का नाम एक ऑर्गेनाइजेशन होता, सही। तो इस तरह नहीं होता। तो ला मतलब कानून, रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, हाँ वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो या गवर्नमेंटल हो, सही। तो उसमें जा सकते हैं। अगर वो जाते हैं तो वो ला उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, सही। एंड ट्राइड फॉर क्राइम्स, सूट, सही, कि कोई उस पर एफआईआर वगैरह या कोई लीगल कार्रवाई कर सकता है। एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इम्पोज ड्यूटीज ऑन द इंडिविजुअल. Now, incorporation. It refers to the process of legally creating a company and organization as distinct entities. इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोसेस, इनकॉर्पोरेशन वो प्रोसेस है जो जिसमें कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिक एंटिटी बनती है, सही, यूनिक एंटिटी बनती है, और वो लीगली आप उसको बनाना चाहते हो। एंड द टर्म कम्स फ्रॉम कार्पस, लैटिन वर्ड कार्पस, जो बॉडी को कहते हैं, इंडिकेटिंग दैट एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट लीगल बॉडी। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थे ही दो सेपरेट एंटिटीज है, सही, दो सेपरेट कामों के लिए बनाए गए हैं। तो आप इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दे सकते। इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में रॉयल चार्टर्स, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पीएलसी लिमिटेड वगैरह, ये सारे आते हैं, सही। तो रॉयल चार्टर वो चार्ट मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक इलीट क्लास के पीपल के लिए होता है, और ये आमतौर पर आई थिंक सो बाहर ममालिक में जिस तरह बरतानिया है उधर ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, सही, जो स्पेसिफिकली रॉयल पीपल के लिए होता है, सही, शाही पीपल के लिए होता है। एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये एक इनकॉर्पोरेट पब्लिक प्राइवेट कंपनीज होते हैं, और ये कंपनीज एक्ट 1985 एंड 1989 के तहत बने हैं, सही। So public companies whose shares available to the public and traded on the stock exchange. इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, सही, इसके शेयर, तो वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। और अगर प्राइवेट हो, सही, नॉट ओपन फॉर द पब्लिक ट्रेडिंग हो, तो वो प्राइवेट कंपनीज कहलाती है, सही। इसका इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे, सही, इन सारों को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो नॉन कमर्शियल भी हो सकते हैं और कमर्शियल भी हो सकते हैं, सही। प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, सही। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है या प्रॉफिट आ सकता है, सही। तो उसमें सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड कंपनी आती है, सही। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सोल ट्रेडर का मतलब है इंडिविजुअल, सोल पर्सन रिस्पांसिबल फॉर ऑल डेब्ट्स, मतलब ये है कि वो शख्स जो एक काम करता है, और अकेला वो शख्स इस काम का
रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, तो उसका वो रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो कर्ज कर्ज हो या रिसोर्सेज हायरिंग, जो भी चीज हो, तो वो ये बंदा हैंडल करता है इस बिजनेस का। सही, तो ये सोलो ट्रेडिंग है। ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट एसेट्स, मतलब अगर इस बिजनेस में इस बंदे का पर कर्ज चढ़ा, सही, तो ये बंदा उठाएगा। और इसकी प्राइवेट जो घर है या मनी है, सही, बैंक बैलेंस है, या जो प्राइवेट जो एसेट्स होते हैं, सही, जमीनें हो गए, मतलब जो भी हो, सही, तो वो रिस्क पर हो सकते हैं इसकी वजह से। तो डज नॉट हैव टू बी द ओनली एम्प्लॉय, मतलब जरूरी नहीं है कि एक सिर्फ एक ही बंदा हो। Now, partnership. Two or more people join to do a business, सही। So इसका मतलब ये है कि ये इस सिमिलर टू सोलो ट्रेडर बट ग्रेटर देन वन पर्सन, मतलब एक बिजनेस वो भी है, लेकिन ये भी प्राइवेट है और वो भी प्राइवेट है। सिर्फ सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ एक बंदा होता है और यहाँ दो बंदे। एंड नॉर्मली प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लायर्स, अकाउंटेंट्स, मतलब ये सारे लोग या दो बंदे इनमें से होकर एक बिजनेस को चलाते हैं, सही। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर और लायर का एक कम्बिनेशन होके एक बिजनेस चलाना, इसी तरह लायर्स या अकाउंटेंट का बिजनेस चलाना, तो ये पार्टनरशिप है, सही। और ये टू रिस्की होता है, क्यों? क्योंकि ये जिस तरह इसमें इंडिविजुअल के प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट हो सकता है अगर यहाँ नुकसान हुआ, तो इसी तरह यहाँ भी असरअंदाज ये लोग होंगे अगर काउंटिंग से नहीं किया, या जो भी है वो फेल हुआ। नाउ कंपनीज, कंपनीज में पब्लिक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो पीएलसी के नाम से जाने जाते हैं, तो इसके शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक को मिलते हैं, सही। मतलब पब्लिक के साथ वो डील करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं या काम ही वो करते हैं। लेकिन प्राइवेट में कैन सेल शेयर्स पब्लिक, कैन सेल शेयर्स प्राइवेटली, लिमिटेड बाय शेयर्स, सही। इसका मतलब आप जानते हो कि वो पब्लिक के साथ काम नहीं करता, लेकिन प्राइवेट करता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड कंपनी होती है। तो जिस कंपनी के साथ पीएलसी आता है, पीएलसी, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक के साथ काम करती है। और लिमिटेड जो आती है वो नहीं होती, सही, वो public के साथ काम नहीं करती। So limited by share, commercial companies, limited by guarantee, charities, professional bodies, and unlimited companies। हमने इसको समझा। Now independent existence, divided shareholders are members of the company, normally greater than one shareholder, that is elevate सिंगल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब डिवाइड, जिस तरह हमने बताया कि कॉर्पोरेशन वो एक डिस्टिंक्ट बॉडी होती है, सही, तो ये डिस्टिंक्ट बॉडी होती है। और इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, सही, शेयर होल्डर होते हैं और मेंबर ऑफ द कंपनी होती है, सही। शेयर होल्डर और कंपनी ऑफ पीपल, सही, दो बंदे। और नॉर्मली नॉर्मली एक से ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं इस कंपनी में, सही। और एक बंदा भी, सही, एक बंदा भी 1992 एक्ट के मुताबिक एक कंपनी को चला सकता है। नाउ कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटीज। तो हम इसको तफसील से जानेंगे, सही। शेयर कैपिटल का मतलब क्या? शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर सब्सक्राइबर्स ओन कंपनी, मतलब जो कंपनी के मालिक होते हैं वो ही कंपनी के मालिक होते हैं, देश से, और वो कंपनी के मालिक शेयर होल्डर कहलाते हैं। स्टार्टअप राइट शेयर होल्डर नंबर एंड नॉमिनल ईयर से 100 शेयर्स, if debt is greater than shares lose shares, if limited liability structure। इसका मतलब सिंपल ये है कि शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जिसके पास पैसा होता है और वो उस कंपनी को चलाता है, सही। और अगर कर्ज उसके एसेट से ज्यादा है, सही, अगर कर्ज उसके एसेट से ज्यादा है तो शेयर होल्डर शेयर दिल शेयर मतलब लूज द शेयर्स, मतलब वो कामयाब शेयर नहीं बना सकता।
और इसी तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम इंशाल्लाह इसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शेयर होल्डर एग्रीमेंट हम इसके बारे में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। तो इधर कम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि कंपनी नेम क्या है, कंट्री ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, कि किधर है, सही, किस कंट्री में है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी क्या है, एंड लायबिलिटी क्लास क्या है, इसी तरह अथराइज शेयर वैल्यू इसमें क्या है। तो इसमें इस डॉक्यूमेंट में ये सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं, सही। तो ये एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा गया होता है, सही, और ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे गए होते हैं, सही। इसी तरह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह आता है कि रूल्स ऑफ शेयर कैपिटल का रूल्स क्या होगा, शेयर्स का ट्रांसफर कैसा होगा, मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स किस तरह होंगे, सही, और मतलब जो मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनीज के प्लान्स होते हैं तो उनके दरमियान मीटिंग किस तरह होगा, एंड रूल्स गवर्निंग डायरेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो रूल्स जो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट है वो किस तरह गवर्न करेंगे, और पावर ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, डिवाइड एंड रिजर्व्स के बारे में इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इन सारे पॉइंट्स के बारे में लिखा गया होता है, सही। नाउ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट का मतलब ये है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनर शेयर होल्डर्स, सही, कि बड़े जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने माइनर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए इस चीज के लिए जनरल मीटिंग में चेंज होना चाहिए और नीड 75% मेजॉरिटी, मतलब इसका ये हुआ कि इस डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए 75% मेजॉरिटी होना चाहिए वोटिंग के दौरान या मीटिंग के दौरान। एन एग्रीमेंट बिटवीन शेयर होल्डर्स ऑल मस्ट असाइन कैन गो द वे वोटिंग इज डन, मतलब एग्रीमेंट इस तरह होगा इसमें, सही, जिस तरह वोट किया होगा और सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो साइन किए होंगे, मतलब एक अपेंडिक्स होगा और वहाँ सारे साइन किए होंगे। और डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटीज ये होंगे कि मतलब सबसे पहले तो शेयर होल्डर इलेक्ट करता है कौन, डायरेक्टर, इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के इंटरेस्ट के मुताबिक काम करता है, ऑनेस्ट होता है, ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट डिक्लेयर करता है लोगों को, एंड अवेयर कंपनीज कंपनीज को जो ट्रेडिंग पोजीशन है उससे बाखबर होता है। और यहाँ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, नहीं, और कंपनी सेक्रेटरी की जो होता है वो डायरेक्टर होता है। इसी तरह फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल यूनिट वो यूनिट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को के होते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो 5 ग्रुप्स होते हैं फंक्शंस के, जिसमें प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स एंड मार्केटिंग और फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये आते हैं। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग एंड प्रोडक्ट्स, मतलब वो एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो प्रोडक्शन में आते हैं, सही। और डेट कंपनी सेल्स, मतलब वो प्रोडक्ट जो कंपनी सेल करते हैं, सही। क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी एक्टिविटीज आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इज मेंटेन एंड ओके। तो इस क्वालिटी मैनेजमेंट पे ये यूनिट क्वालिटी को चेक करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, सही। एंड सेल्स मार्केटिंग इज कंसर्न अबाउट डायरेक्ट विद सेलिंग प्रोडक्ट, सही। जो प्रोडक्ट क्वालिटी का होगा तो ये सेल करते हैं, सही। एंड एनवायरमेंट इन व्हिच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, मतलब मार्केट को ढूंढते हैं फिर इसको एडवर्टाइज करके सेल करते हैं, सही, दैट्स दैट। एंड with deciding how to range a products sold by the company should develop, मतलब एक रेंज कैसे बना सकते हैं एक कंपनी के वो प्रोडक्ट्स को सेल करें, सही। तो अगर आप देखें तो प्रोडक्शन से क्वालिटी मैनेजमेंट तक आया, क्वालिटी मैनेजमेंट से सेल्स तक आया, सही। इसी तरह फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू पे बिल्स, ये यूनिट बिल्स को पे करने के लिए जिम्मेवार और होंगे। टू लुक आफ्टर फंड्स, फंड्स को आगे पीछे देखने में माहिर होते हैं। एंड ऑल जो सेंट्रल सर्विसेज के मतलब हर वो काम जो सेंट्रल होते हैं तो वो इसको देखते हैं, सही, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन।
team. Now research and development. How, they say that how can the company to do better the things that is already does, and what other things might it profitably by doing. इसका मतलब ये हुआ कि ये टीम देखते हैं कि कंपनी में के, कौन सा काम किस तरह बेहतर होगा और वो प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है, इसी ओवरऑल कंपनी. It was all about the units, functional units of organization. See, इसी तरह geographical organization, an organization that operate in more than one country. सही, the most obvious example in the field of food, drink, जिस तरह KFC है और मैकडोनल्ड है, सही, और जो पेप्सी प्रोडक्ट्स है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस एक कंट्री से मतलब ज्यादा कंपनीज कंट्रीज में घूमते हैं, तो इसलिए एक जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है. नाउ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि इन सेंट्रलाइजेशन द डिटेल्ड ऑपरेशन डिसीजंस आर टेकन एट द सेंटर. इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशनल डिसीजंस जो होते हैं वो एक खास बॉडी करते हैं एक सेंटर में, सही. मिसाल के तौर पर यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिट्स होते हैं, सही, तो ये इसमें जो फैसले हो, मिसाल के तौर पर फैसले होंगे तो क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे कि क्वालिटी को कैसे इंश्योर करेंगे और इसको कैसे प्रोडक्ट को बेहतर बनाएंगे. तो अगर प्रोडक्ट बेहतर होगा तो सारी जो मार्केटिंग टीम है, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन टीम है, रिसर्च डेवलपमेंट टीम है, सारे लोग अच्छे काम करेंगे और प्रॉफिट होगा, सही. तो इसी तरह एक सेंट्रलाइज वे ऑफ डिसीजन मेकिंग हुआ, सही. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पर डिसीजन लेता है, सही. तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी टाइप होती है. नाउ मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, जनरल मैनेजर एंड कॉर्पोरेट मैनेजर. द गोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू प्रोड नाउ हम मैनेजमेंट के बारे में इतना जानेंगे, ठीक है, सही, कि मैनेजमेंट क्या होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स या जो मुख्तलिफ मैनेजर्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू प्रोड्यूस systems which meet users needs and on time within the budget. तो प्रोजेक्ट मैनेजर वो मैनेजर होता है जो सिस्टम को देखता है और देखता है कि यूजर की नीड को किस तरह ऑन टाइम और विद इन बजट डिलीवर किया जा सकता है. एंड देयर मेन कंसर्न्स आर देयर फॉर प्लानिंग. प्लानिंग में वो काम करते हैं, प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं, एक्विजिशन, अगर कोई टीम अगर कोई आया हो तो उसको एक्वायर करते हैं, सही. एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को एलोकेट करने की सलाहियत रखते हैं. एंड क्वालिटी कंट्रोल को वो कंट्रोल करते हैं, सही. द टूल्स ऑफ देयर ट्रेड आर बार चार्ट. बार चार्ट्स पे वो काम करते हैं, नेटवर्क एंड क्रिटिकल पाथ एनालिसिस पर वो काम करते हैं. मतलब वो मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करके एक सिस्टम को चलाते हैं और सिस्टम को बेहतर बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं, सही. इसी तरह प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी. तो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्टिविटी पर काम करते हैं, सही. इस तरह जनरल मैनेजर डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. तो एज अ होल मैनेजमेंट जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जनरल मैनेजर करते हैं. कॉर्पोरेट मैनेजर आर रिस्पांसिबल फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, तो ये लोग आमतौर पर सीईओ या जो मुख्तलिफ किस्म के मतलब टॉप टायर्स के मैनेजर जो होते हैं ये कॉर्पोरेट मैनेजर होते हैं, सही. और टॉप रैंक्स पर ये होते हैं. तो ये लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपनी कंपनी के लिए. I will monitor the overall performance of the organization and be prepared to handle serious problems which arise anywhere in the organization. इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉर्पोरेट मैनेजर ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और सीरियस प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो उस पर उसके लिए तैयार होते हैं, और अगर खा कोई किधर भी आ जाए. तो that was all about this लेक्चर. और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. as so it was about management, centralization, decentralization, functional units of organization, director responsibilities,
and that was about it. So हमने इधर पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं, कंपनीज, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना. तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज, एंड डोंट फॉरगेट टू connect with me here too.